तो मान लीजिए कोई हमेशा प्लास्टिक या केमिकल वेस्ट को बार बार एक ही जगह जला रहा है, जिसके कारण ब्लैक स्मोक निकल रहा है, पॉइजनस है जो, तो उससे मान लेते हैं यंग पीपल को उतना अफेक्ट नहीं करेगा, बट जो बच्चे हैं उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो वो चीज इसमें आ गया कि व्हेन यू आर मेकिंग द एटमोस्फेयर अराउंड यू नॉट केपेबल टू लिव, ठीक है, उसको आप नॉक्शियस बना रहे हैं। 281, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा 106 से, ठीक है। 281 इज रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, ठीक है। यहाँ पे है कि जो रैशली ड्राइव कर रहा है पब्लिक रोड पे, पब्लिक वे पे, केयरलेसली और रेकलेसली, ही इज जस्ट ड्राइविंग इट, ठीक है। वो सिर्फ ड्राइव किया है, अभी तक किसी को धक्का नहीं मारा है, किसी को ठोका नहीं है, किसी को कुछ नहीं किया, बस वो ड्राइव कर रहा है रैशली। सो ओनली ड्राइविंग इज पनिशेबल। अगर उससे किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो 106 में चला जाएगा, बट डेथ नहीं हो रही है, सिर्फ वो ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते हुए पकड़ा गया तो 281 है, ठीक है। पतला सड़क है जहाँ पे स्पीड लिमिट 40 का है, विलेज एरिया है, वहां पे वो 100 के स्पीड से चला रहा है कार, ठीक है। कार चला करके वो वहां से चला गया, इसलिए आप देखते होंगे कहीं पे भी आजकल सब जगह कैमरा इंस्टॉल हो गया है और स्पीड लिमिट भी है। इवन मरीन ड्राइव पे भी कैमरा इंस्टॉल है, वहां पे भी 60 से आप ऊपर जाइएगा आपका कैमरा रीड कर लेता है। तो हर जगह है, एक्सप्रेसवे पे भी है, सब जगह हाईवेज पे जहाँ पे भी आप जाइएगा सब जगह आपको कैमरा रहेगा। एक्सप्रेसवे पे भी आपका 100 एक बना हुआ है, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। तो ये वही चीज कह रहा है कि यू आर ड्राइविंग केयरलेसली और रेकलेसली, ठीक है। इसमें एक केस पढ़ लीजिए, जो इन्वायरमेंट वाला था, एटमॉस्फेयर, वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है। राइट टू लिव इन अ फ्री पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज योर राइट टू लाइफ, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है अंडर आर्टिकल 21, that the right to enjoyment of pollution free water and air is fundamentally protected under article 21। तो अगर कोई 279 या 280 वायलेट करता है तो ही इज ऑल्सो वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। आप लोग एनवायरमेंट लॉ भी नहीं पढ़े होंगे, अगर वो पढ़िएगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, और एनवायरमेंट लॉ के बहुत वो हैं, पीआईएल, बहुत पीआईएल्स उसमें हुआ था इसी चीज के लिए कि एनवायरमेंट को बचाना है, ठीक है। तो उसमें पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है कि जो पॉल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को, ही विल पे फॉर द डैमेज। तो ठीक है, वो ज्यादा डिटेल में उधर नहीं जाता है। तो बेसिकली ये चीज है, इट इज अ फंडामेंटल राइट। इसमें इस केस में कहा गया था, द सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली रूल्ड दैट ऑफेंडर्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड साइमल्टेनियसली अंडर बोथ मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड अ जनरल पीनल कोड फॉर रैश ड्राइविंग। आप अगर मोटर व्हीकल्स एक्ट पढ़िएगा उसमें भी दिया रहता है कि आपको हर सिंबल का क्या मतलब है क्या नहीं है, और आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसके अंडर भी बुक्ड हो जाइएगा, और इसके अंडर तो हो ही सकता है। बेसिकली दैट इज अ स्पेशल एक्ट, तो आप उसके अंडर भी हो सकते हैं और ये भी, दोनों लगेगा। मोटर व्हीकल का भी जो सेक्शन है वो लगेगा, और विथ 281 बीएनएस दोनों लगेगा। टू 82 इज रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। अब ये जैसे वो रोडवेज का हो गया कि हम रोड पे अगर हम लापरवाही कर रहे हैं, रैशली चला रहे हैं, अब ये है रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। वेसल मतलब जब हम शिप या बोट ड्राइव कर रहे हैं वाटर में, इनटू द वाटर, कि मान लीजिए कि हम बोट चला रहे हैं, बोट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ, पैसेंजर्स हैं, फेरी पीपल्स हैं, उनको लेकर के हम ट्रैवल कर रहे हैं, और उसको हम रैशली या नेग्लिजेंटली चला रहे हैं जिससे कि वो लोग के लाइफ को खतरा हो। जैसे रोडवेज था वैसे यहाँ पे ये चीज़ है। डिफरेंस बस ये है कि ये रोडवेज के लिए था, ये जो है ये वाटरवेज के लिए है, बस और कुछ नहीं है। जैसे आप गंगा वगैरह में, अभी तो खैर नहीं होता है, पहले 2-3 साल पहले यहाँ पे भी मोटर बोट वगैरह चलती थी। फिर अगर आप जाइएगा उज्जैन वगैरह जाइएगा, या फिर कहीं पे भी जाइएगा जो सी एरिया है, कोलकाता वगैरह, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, वो लोग बोट से ले जाते हैं। सुंदरबन वगैरह अगर आप लोग जाइएगा तो पता चलेगा। तो बोट से जाना पड़ता है, 2-3 घंटे का रास्ता होता है। तो वहाँ पे यही है कि अगर कोई उस तरीके से चला रहा है रैशली और नेग्लिजेंटली, जिससे कि वहाँ के लोग जो बैठे हैं उस बोट पे उनको खतरा हो, तो उसके लिए ये सेक्शन है।
283 इज एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट, मार्क और वेव। ठीक है, ये कहता है कि इंटेंशनली डिस्प्लेइंग द फेक नेविगेशन। ठीक है, यहाँ पे कहीं दिया एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट, मार्क और वेव, मतलब जहाँ पे आप गलत फेक फॉल्स नेविगेशन बता रहे हैं, फॉल्स सिग्नल दे रहे हैं या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द शिप। क्योंकि अब कोई भी शिप अगर नदी में जाती है तो उसको उसके पास कॉम्पास ही रहता है, क्योंकि समुद्र का कोई रास्ता नहीं होता। आपको किधर नॉर्थ है, किधर वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, आपको कुछ पता नहीं है। तो हर सी के पास आप देखिएगा, जहाँ पे भी सी है, अगर आप पुरी वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे भी देखिएगा, वहाँ पे एक बड़ा सा टावर होता है जिसमें एक लाइट जलते रहता है। ठीक है, जिसको वॉच टावर भी कहते हैं। और वहाँ पे एक आदमी हमेशा रहता है, वो ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, लाइट भी जलते रहता है उसमें, ताकि जो भी शिप आसपास है उसको दिखे कि हाँ दिस इज अ लैंड एरिया। तो अगर आप किसी को गलत सिग्नल दे रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर मिसलीडिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट, फेक लाइट हाउस आप क्रिएट कर लिए हैं, कोई एक टापू पे आप फेक लाइट हाउस बना लिए हैं और लोग को लग रहा है कि हाँ ये इट इज़ अ प्रॉपर आइलैंड, और वहाँ पे जाकर आप उनके साथ गलत चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ है कि यू आर मिसलीडिंग शिप। ठीक है, शिप को आप मिसलीड कर रहे हैं। टू एट्टी फोर इज कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोड वेसल। अब ये है कि जहाँ पे आप वाटर में नाव से, बोट से आप पैसेंजर्स को ले जा रहे हैं, लेकिन आप ओवरलोड करके ले जा रहे हैं। मतलब 6 लोग के बैठने का जगह है, 6 के जगह आप 8 लोग को बैठा रहे हैं, ज़्यादा लोग को बैठा रहे हैं। ठीक है, तो वो अनसेफ है, क्योंकि बोट का बैलेंस बिगड़ेगा, तो वो बोट गिर सकता है। ठीक है, तो आप जितना लिमिटेड है उससे ज़्यादा ले जा रहे हैं। 4-5 सीट है, आप 10, 15, 20 बैठा लिए पैसा कमाने के लिए या जो भी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए है। इसका सिमिलर आपको सेक्शन मोटर व्हीकल में भी मिलेगा, जो रोडवेज के लिए होता है, इसमें नहीं है, बट वो मोटर व्हीकल में दिया हुआ है कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो रिक्शा, हवाई टोटो जो भी है, ओला उबर कैब जो भी है, अगर वो लिमिटेड जितना सीट्स डेजिग्नेटेड है उससे ज़्यादा बैठा रहा है तो उसके ऊपर भी पनिशमेंट और फाइन है। बट होता नहीं है जनरली, कार वगैरह में तो होता है, कैब में अगर आप जाइएगा तो वो नहीं बैठाएगा आपको 4 से ज़्यादा, बट ऑटो वगैरह लोग तो बैठा लेते हैं, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट 285, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अगर किसी का कोई रास्ता है, पब्लिक वे है या नेविगेशन है, मतलब वो एक रास्ता है, मान लीजिए बेली रोड है या कोई भी रोड है जो एक पब्लिक वे है, वहाँ से लोगों को जाने का रास्ता है, हम वो रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, या वाटर वे भी अगर है तो हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं। आई एम लीविंग एनी ऑब्जेक्ट और क्रिएटिंग हजार्ड ऑन अ पब्लिक वे और वाटर वे, पब्लिक रोड और वाटर वे, सो डैट टू क्रिएट डेंजर और ब्लॉक पीपल फ्रॉम पासिंग सेफली। जैसे अगर आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत दिखाता है कि लोग जा रहे हैं रात वगैरह में, और क्या करता है, लोग पेड़ गिरा देता है या पत्थर रख देता है, क्यों, लूटपाट करने के लिए, डकैती करने के लिए। तो वो चीज़ हो गया कि अगर आप किसी को, कोई पब्लिक रास्ता है उसमें जा रहा है, आप उसको रोक रहे हैं जाने से, आप ब्लॉक कर दे रहे हैं उसका वे, उसका रास्ता, या गड्ढा खोद दिए, रास्ता को डाइवर्ट कर दिए, तो उस चीज़ के लिए। 286, नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। अब ये हो गया जहाँ पे सब्सटेंस आपका पॉइजनस है, जिसका 286 से 291 सारा नेग्लिजेंट कंडक्ट के ऊपर है। पहला हो गया 286 जो कि पॉइजनस सब्सटेंस का बात करता है। आप सब जगह नेग्लिजेंट है, इंटेंशनली आपका कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप नेग्लिजेंट है, लापरवाही में आप कर रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई वैसा टॉक्सिक रैट पॉइजन है या कुछ भी टॉक्सिक पॉइजन है जिससे किसी को मारना है, या कोई भी वैसा चीज़ है, चूहा मारने का दवा या छिपकली, किसी भी चीज़ को मारने का दवा है, और आप क्या किया, आप गलती से स्कूल में आपको दिया गया कि आपको स्कूल में रैट पॉइजन लगा देना है, और आप क्या किया, लंच टाइम में आप फील्ड में बैठे हुए हैं, आपको आंख लग गया और वहीं पे आप बैग छोड़ दिए। अब बच्चे लोग आकर के वो देख लिए क्या है, और गलती से अगर वो लोग चेक कर लिए, खा लिए या कुछ कर लिए, तो उनसे उनको खतरा हो सकती है। तो बस वो चीज़ कह रहा है कि यू आर नेग्लिजेंट एंड यू आर नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, 287 बात करता है फायर और कंबस्टेबल मैटर।
जिससे आग लग सके, या तो फायर या तो वैसे सब्सटेंस। 286 पॉइजनस सब्सटेंस का बात कर रहा है कि जहाँ पे ऐसा चीज आपके पास है जो कि पॉइजनस है, जहरीला है, और उसको आप कोई भी वैसा जहरीला चीज होगा तो आप उसको लापरवाही से तो नहीं केयर कीजिएगा ना, उसको आप स्ट्रिक्टली प्रिकॉशन लेके काम कीजिएगा, ड्यू केयर लीजिएगा, रीजनेबल एंड ड्यू केयर से ही उसको आप अपने पास रखिएगा, या जो भी उसका यूज करना कीजिएगा। बट आप उस पर केयर नहीं कर रहे हैं, प्रिकॉशन नहीं लेके आप नेग्लिजेंटली उसको ऐसे ही छोड़ दिए कहीं पे, ठीक है, तो उस केस में 286 है, जहां पे आप नेग्लिजेंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। 287 है विथ रेस्पेक्ट टू फायर और कंबस्टिबल मैटर, मतलब या तो आग, मतलब फायर से, या तो वैसे सब्सटेंस जो कि कंबस्टिबल है, जिससे आग लग सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे गैस का कैंस है, ठीक है, मतलब जो भी पेट्रोल वगैरह उसका कैंस है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ पे बगल में ही कोई माइनिंग का या फायर का फैक्ट्री है जहाँ पे फायर का यूज होता है, कोई भी ऐसा फैक्ट्री जहाँ पे फायर यूज हो रहा है, और आप क्या किए, गलती से अपना सारा पेट्रोल का बैरल जो है उसी फैक्ट्री के बगल में छोड़ दिए जहाँ पे 24/7 हीट है, आग यूज हो रहा है, तो दिस इज नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कंबस्टिबल मैटर। आपको पता है कि वो कैन है, पेट्रोल है, वो तुरंत आग लग सकता है उस पर, और आप उसको और उसके पास लेके चले गए, जैसे जिससे कि उसमें खतरा हो जाए। तो ये था 287। 288 है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। एक्सप्लोजिव मतलब बॉम्ब्स, डायनामाइट्स, फायरवर्क्स, क्रैकर्स, ये सब चीज़ जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे वो लोग बॉम्ब वगैरह बनाते हैं या पटाखा वगैरह बनाते हैं, या अदर एक्सप्लोजिव्स, जैसे एक्सप्लोजिव्स, डायनामाइट्स तो लीगल काम के लिए भी बनता है ना, बिल्डिंग वगैरह को अगर डिमोलिश करना है तो उसके लिए भी डायनामाइट्स बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं। तो अब अगर आप वैसे जगह काम कर रहे हैं, आपका फैक्ट्री है, अपना पटाखा का कारखाना है, वहाँ पे आप नेग्लिजेंटली काम कर रहे हैं, वहाँ पे बारूद ऐसे ही रखा हुआ है, वहीं पे सिगरेट पी रहे हैं आप, तो दिस इज अ नेग्लिजेंट एक्ट। तो ये चीज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। 289 इज नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मशीनरी। मशीनरी मतलब कि जहाँ पे हेवी मशीन्स यूज हो रहे हैं, फैक्ट्रीज हो गए जहाँ पे बहुत हेवी मशीन्स यूज हो रहे हैं, जहाँ पे वर्कर को खतरा हो सकती है, जैसे लोहा वगैरह, स्टील वगैरह बनाने का फैक्ट्री हो गया, आयरन बनाने का, जो भी चीज़ हो गया, मेल्ट करने का, जो भी ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पे हेवी मशीन्स है, जिसको कि आपको बहुत केयरफुली वहाँ पे प्रिकॉशंस के साथ काम करना है। मेटल कटिंग मशीन्स होते हैं जो कि बहुत हेवी होते हैं, मेटल काट सकते हैं तो इंसान को तो मिनट में ही साफ कर देंगे, मतलब हड्डी वड्डी तो ऐसे ही चूर हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप नेग्लिजेंटली काम कर रहे हैं या प्रिकॉशन नहीं लिए हैं, तो उसके लिए हम रैशली या नेग्लिजेंटली, ये हर जगह रहेगा। 290 इज नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन, रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, मतलब जहाँ पे अब ये आ गया कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जहाँ पे आप बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, मतलब पुलिंग डाउन मतलब जहाँ पे आप बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रिपेयरिंग जहाँ पे बिल्डिंग को आप रिपेयर कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग मतलब जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो तीनों चीज है। रिसेंटली दिल्ली में हुआ था ना, 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो दिल्ली का पूरा बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया। यहाँ पटना में भी हुआ था, डेमोलिश नहीं हुआ था बट पटना में 2 फ्लोर को खाली करा दिया गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो 2 फ्लोर को इवैक्यूएट करा करके उसको खाली करा दिया गया था, तोड़ दिया गया था बेसिकली ऊपर से। तो वैसे जगह पे अगर आप नेग्लिजेंट हैं, मतलब जहाँ बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पे आप वर्कर्स नेग्लिजेंट है, कैप नहीं पहने हुए है, प्रॉपर गियर नहीं अपना यूज किए हुए है, ऐसे ही काम कर रहा है, तो उस केस में ये सब है। ये सब जगह वैसा है कि जहाँ पे आपको केयर लेना होगा, पब्लिक सेफ्टी का ये चैप्टर ही है, पब्लिक सेफ्टी का, तो ये पब्लिक सेफ्टी से है। अब उसमें सर वर्कर में भी सेफ्टी ऑफिसर को रखना है कंपल्सरी? हाँ, वर्कर को भी रहना है पूरे गियर में, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर कोई नेग्लिजेंट है इस चीज़ में, अगर केयर नहीं कर रहा है, फैक्ट्री का ओनर है, बिल्डिंग का ओनर है, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन करा रहा है, वो मैनेजर है, ठेकेदार है, जो भी है, अगर वो नहीं ध्यान दे रहा है तो वो लायबल होगा, ठीक है। ठीक है, अब 291 है नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल। अब यहाँ पे है कि अगर आप वैसा कोई एनिमल रखें जो कि डेंजरस पेट एनिमल है, ठीक है, और उसको अगर आप पब्लिक प्लेस में ले जा रहे हैं,
जिससे कि खतरा हो सकती है दूसरे को। और अगर आप लापरवाह हैं, मतलब आपके पास डॉग है, वैसे भी इंडिया में बहुत सारे डॉग ब्रीड्स बैन हो चुके हैं, जैसे रॉटवाइलर्स हो गया, उसके बाद आपको डोबरमैन हो गया, पिटबुल हो गया, अमेरिकन मिस्चीफ हो गया, ये सब मैस्टिफ ये सब बैन हो चुका है इंडिया में, ठीक है। तो क्योंकि दीज आर वेरी डेंजरस डॉग ब्रीड्स, ठीक है। तो अगर आप वैसा डॉग ब्रीड है और आप लेके रोड पे चल रहे हैं, यू आर केयरलेस कि आप उसको पकड़े नहीं हैं या बहुत लूजली पकड़े हुए हैं और वो किसी को काट लिया जा करके, तो उसके लिए है 291। ये बहुत इंसिडेंट्स हो रही थी, कहीं कहीं तो ऐसा हुआ था कि डॉग ने अपने ओनर को ही जान से मार दिया। स्पेशली रॉटवाइलर्स जो होते हैं वो अपने ओनर को ही मार दिए थे, क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो एग्रेसिव होता है। दे अटैक डायरेक्टली हियर, नेक पार्ट पे वो अटैक करते हैं, सीधा गर्दन पे ही वो अपना मुंह जबड़ा जो है वो अटैक करते हैं उससे। तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया था। इसके ऊपर PIL फाइल हुई थी एंड देन द सुप्रीम कोर्ट बैंड दीज डॉग्स। तो जिनके पास पहले से है, उस जजमेंट के पहले से जिनके पास है तो वो रख सकते हैं, बट अब कोई नहीं ले सकता है। हालांकि लेने के लिए लोग ले रहे हैं, बट इफ एनीवन डज एनी कंप्लेन तो आप चले जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं पनिशमेंट का। 292 पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस। देखिए इसके ऊपर जितना हम लोग पढ़े ये सब पब्लिक न्यूसेंस ही है एक तरह से, ठीक है। दीज ऑल आर काइंड ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस डिफाइंड था 270 में, उसके बाद ये सारा नेग्लिजेंटली इंटेंशनली आप किए और ये कहीं ना कहीं पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। 292 बात करता है उस तरीके के पब्लिक न्यूसेंस के बारे में जो कि कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है, विच इज नो वेयर डिफाइंड इन BNS। मतलब इसके अलावा 291 से 270 के बीच में जो भी सेक्शन न्यूसेंस है, उसके अलावा अगर कुछ इस तरीके का आप न्यूसेंस कर रहे हैं जो कि इस BNS में डिफाइंड नहीं है, वो आएगा 292 में, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग अपने कार में बहुत हाई पावर का वाइट लाइट लगा देते हैं और वो रात वगैरह में आप ड्राइव कीजिए तो वो लोग हाई बीम पे चलाते हैं जिससे आंख पे चमकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पब्लिक न्यूसेंस है। आपको लाइट उतना ही लगाना है कार में जो कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है। यू कैन नॉट यूज एक्स्ट्रा वॉट फॉर द लाइट। उसमें एक लिमिटेड नंबर है कि आप इतना वॉट तक का ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो कंपनी फिटेड है वही यूज करते हैं, बिकॉज जो कंपनी देती है वो उस गाइडलाइन के अंडर होता है। बट लोग क्या करते हैं, उस लाइट को रिमूव करके बाहर आउट ऑफ द मार्केट जा करके उसको चेंज करा लेते हैं जिससे कि आंख पे चमकता है, ठीक है। सर बुलेट का लाउडली साइलेंसर इसमें आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, वो इसमें भी आएगा और मोटर व्हीकल में भी आएगा, वो नॉइस पोल्यूशन में भी आ जाएगा, तो वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि हर चीज का एक लिमिट है, एक सेट है, आपको इस इतना डेसिबल से ऊपर साउंड नहीं होना चाहिए। बाइक के लिए वो एक सर्टेन डेसिबल है, कार के लिए अलग डेसिबल है, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर। उसके बाद आपको है हेवी व्हीकल्स, मतलब मोटरसाइकिल विद गियर, विदाउट गियर, फिर स्मॉल व्हीकल, फिर है हेवी व्हीकल, तो उसके लिए अलग है डेसिबल्स मोटर व्हीकल के अंडर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि आप न्यूसेंस कंटिन्यू रखे हुए हैं, मतलब आप न्यूसेंस कर रहे हैं जबकि आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है, आपको रोक लग चुका है, ठीक है, फिर भी आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं। मतलब कि लेट से कि हम कचरा फेंक रहे हैं किसी के मतलब जमीन पे अगल बगल में, जिससे कि किसी को न्यूसेंस हो रहा है और वो क्या किया, मेरे अगेंस्ट केस कर दिया। कोर्ट हैज पास द ऑर्डर कि यू विल नॉट थ्रो द गार्बेज, उसके बावजूद भी हम वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, गार्बेज डंप कर रहे हैं। सो आई एम नॉट फॉलोइंग ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इंजंक्शन लगती है, न्यूसेंस में इंजंक्शन लगती है। इंजंक्शन मतलब टू स्टॉप, द कोर्ट लीगली स्टॉप्स यू टू डू समथिंग, टू डू दिस न्यूसेंस, ठीक है। तो कोर्ट के रोकने के बावजूद भी हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए है 293, ठीक है। अब नेक्स्ट है 294। ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है, बट वैसा कुछ बड़ा है नहीं, बस लेंदी है, समझने वाली चीज है इसमें। ये बात करता है
एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स। ऑब्सीन मतलब वल्गर बुक्स हो गया, ऑब्सीन हो गया, फैम्पलेट हो गया, स्केच हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई भी चीज उसको अगर आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, if you are selling it for the purpose of subsection a book, pamphlet, writing paper, drawing, printing, representation, figure or any object including display of any content in electronic form। ये भी ऐड हो गया, पहले नहीं था अब ऐड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब मोबाइल वगैरह में भी अगर आप कुछ वैसा ऑब्सीन बुक या कुछ दिखा रहे हैं। shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect or when where it comprises two or more distinct items, the effect of any of the who are likely regarded relevant। ठीक है, बेसिकली ऑब्सीन चीज जो भी है, इफ यू आर सेलिंग इट इन द मार्केट, जिससे कि करप्टली, मतलब कि जिससे कि आपका जो, नॉट आपका मतलब जिसको आप बेच रहे हैं, हिज मेंटल कैपेसिटी इज बीइंग करप्टेड, ठीक है, वो चीज अगर आप सेल कर रहे हैं तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इफ यू आर सेलिंग इट। बट यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शन इसकी रिलीजियस पर्पज से रिलेटेड अगर कुछ चीज है, जैसे अगर आप उड़ीसा जाइएगा, वहाँ पे पुरी से पहले क्या तो था, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है, कोणार्क टेम्पल, कोणार्क मंदिर जाइएगा तो वहाँ पे अगर आप जा करके देखिएगा ना, मंदिर के जो वॉल्स हैं तो वहाँ पे फीमेल्स की, गॉडेसेस की स्कल्पचर बना हुआ है, मतलब टेम्पल में ही क्रेव किया हुआ है, एंड दे आर मतलब वैसे ही बना हुआ। ऑब्वियसली आप पत्थर से क्या कपड़ा पहनाइएगा, तो दे आर लाइक दैट ओनली। तो कहने को वो भी ऑब्सीन है, बट इट इज पार्ट ऑफ अ रिलीजियस क्रेविंग्स कह सकते हैं उसको, ठीक है, कार्विंग्स। तो टेम्पल पे बना हुआ है तो वो एग्जेम्प्टेड है इसमें। या विच इज जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड और ऑन द ग्राउंड ऑफ साइंस, लिटरेचर और आर्ट। मतलब अगर मान लीजिए अब कोई डॉक्टर बनने गया है, मेडिकल पढ़ रहा है, तो उसको तो हमको दिखाना ही होगा। वो जहाँ पे मेडिकल में प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो एग्जामिनेशंस होते हैं या जो भी होते हैं, वहाँ पे बॉडी के साथ जो पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है, तो वहाँ तो बॉडी इज लाइक दैट ओनली, तो वहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, वो सब जगह पे एग्जेम्प्टेड है जहाँ पे साइंस, लिटरेचर या आर्ट की बात हो रही है। बट ऐसे यू कैन नॉट सेल इट। और यहाँ पे whoever करके दिया हुआ है कि whoever sells, lets to hire, distributes, ठीक है, उसके लिए भी है whoever import, export और conveys, जो कि बाहर बेच रहा है, बाहर से मंगवा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरे जगह कन्वे कर रहा है, उसके लिए भी है whoever takes part in the business। अगर कोई बेच भी नहीं रहा है, बाहर भी नहीं बेच रहा है, खरीद भी नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस का पार्ट है, मतलब ही इज अ पार्टनर इन दैट बिजनेस और वो प्रॉफिट उससे कमा रहा है, उसके लिए भी इसमें पनिशमेंट है। एंड whoever advertises और makes known by any means, या कोई अगर उसका मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है कि ये एक नया मैगजीन आया है, ऐसे वैसे ऐसे, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। मतलब सेलर, बायर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एडवर्टाइजर, मार्केटर, पार्टनर, सबके लिए पनिशमेंट है। मतलब जो भी उसमें इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, ऑल आर पनिशेबल अंडर दिस, ठीक है। एंड लास्ट इज ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू एनी एक्ट। इसमें अटेम्प्ट भी पनिशेबल है, मतलब या तो वो ऑफर कर रहा है कि हम आपको ये, आप खरीदना चाहते हैं इस तरह का चीज, तो वो ऑफर कर रहा है, या वो अटेम्प्ट कर रहा है बेचने का, तो अटेम्प्ट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर दिस, ठीक है। बेसिकली जो ऑब्सीन आप ये कह सकते हैं विच इज अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वैसा फोटो, बुक, राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन, उस तरह का चीज। एक्सेप्शन तो बता ही दिया कि जो कि रिलीजियस है, साइंस, लिटरेचर और आर्ट से अगर रिलेटेड है तो वो इसमें नहीं आएगा। एंड बी इज एनी एंशियंट मॉन्यूमेंट, जो कि हम बताए जिसको कि प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंडर, तो वो भी इसके अंडर नहीं आएगा, ठीक है। 294 था जनरल प्रोविजन था, ये सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। 295 जो है वो स्पेसिफिक है। 295 इज ओनली फॉर द सेल टू चाइल्ड, मतलब आप वही चीज बेच रहे हैं लेकिन आप चाइल्ड को बेच रहे हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट ज्यादा होगा। पनिशमेंट इज 7 years विच में एक्सटेंड टू मैक्सिमम 7 years एंड 5,000 फाइन। तो ये एग्रेवेटेड ऑफेंस हो गया, जहाँ पे आप बच्चे को सेल कर रहे हैं, बेसिकली यू आर पॉल्यूटिंग हिम, यू आर डेविएटिंग द चाइल्ड फ्रॉम हिज गोल, ठीक है, उसको आप पॉल्यूट कर रहे हैं।
तो उस केस में हो गया। और चाइल्ड मीन्स चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट है 296। 296 इज ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। हनी सिंह याद है किसी को? मतलब ऑब्वियसली सबको याद होगा, बट 2010 के पहले का हनी सिंह याद है? मतलब उस समय का, या उससे भी पहले 2006-7 का? अगर याद है आप लोग को उनका जो गाना आता था उस समय, तो आप रिलेट कर सकते हैं इस सेक्शन को। ठीक है, ऑब्सीन एक्ट्स और सॉन्ग्स वाले सेक्शन को, जो कि वैसे एक्ट कर रहे हैं, मतलब उस तरीके से रोड पे एक्टिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी एक्टिंग कर रहे हैं या पब्लिक प्लेस पे बेसिकली, या उस तरीके से गाना गा रहे हैं जो कि ऑब्सीन है, वल्गर है, एंड जिससे किसी को अननॉयंस हो रहा है। हालांकि लोगों को तो पसंद आता है, बट स्टिल कि अगर कोई अनॉयड हो रहा है तो उस केस में 296 इज देयर। इफ यू डू एनी ऑब्सीन एक्ट, जैसे रोड पे लोग बिना कपड़ा के चल रहे हैं तो वो चीज हो गया, कुछ नहीं पहने हैं, या इफ यू सिंग, रिसाइट और अटर एनी ऑब्सीन सॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज हो गया। 297 लास्ट सेक्शन, ये है whoever keeps any office or place for purpose of drawing any lottery not being a state lottery। मतलब अगर आप ऐसा कुछ लॉटरी का चीज कर रहे हैं, मतलब बेसिकली यू आर रनिंग एन अनऑथराइज्ड इलीगल लॉटरी और पब्लिशिंग प्रपोजल्स फॉर सच लॉटरीज विच आर नॉट गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉटरीज है वो तो चलिए ठीक है, वो उसका आपको परमिशन तो लेना पड़ता है, बट ऐसे भी अगर आप प्राइवेट में लॉटरी चला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वेदर इट इज लीगल और नॉट, मतलब पर्पस क्या है। बट अगर आप कुछ नहीं करके, ना गवर्नमेंट से परमिशन लिए हैं, ना ही गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड लॉटरी है, और अगर आप अनऑथराइज्ड इलीगल लॉटरी चला रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, रख रहे हैं उसका टिकट, ठीक है, तो उस केस में यू विल बी पनिश्ड। जैसे मान लीजिए कोई लोकल बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि वो अपने बेसमेंट में हर दिन अंडरग्राउंड डेली कैश ड्रॉप रखता है, ठीक है, इन हिज बेसमेंट विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल एंड गवर्नमेंट लाइसेंस, जो कि गैम्बलिंग से रिलेटेड होता है, सेलिंग गैम्बलिंग टिकट्स। जैसे यहाँ तो इंडिया में तो उतना नहीं है, बट आप अगर मूवीज देखिएगा जिसमें फॉरेन का दिखाता है, मतलब इंडियन मूवीज में भी है, जहाँ पे अगर आप मोस्टली मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब जगह जाइएगा ना, तो वहाँ पे क्लब वगैरह होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लब ही टाइप का होता है यहाँ पे, हाँ, काइंड ऑफ कैसीनो। तो वहाँ पे, हाँ, तो वो लोग लाइसेंस्ड होते हैं गवर्नमेंट से, प्रॉपर लाइसेंस वगैरह लेकर के चलाते हैं। तो उसमें आप देखते हैं वो गोल गोल राउंड घूमते रहता है, उसमें डाइस रहता है, वो आप कोई भी एक नंबर पे आप अपना बुक कर सकते हैं, जो भी है, ताश वगैरह लोग वहाँ पे खेलते हैं, तो वो हो गया प्रॉपर लाइसेंस। आप वैसा लाइसेंस लेके ही आप कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो इलीगली लॉटरी चला रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन्स। ठीक है, इसमें केसेस देख लीजिए। Ranjit case, initially the Supreme Court adopted the rigid Victorian Hicklin test, judging obscenity by whether the material tends to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences। ठीक है, ये 1965 का था पहले, बट आफ्टर, मतलब 2014 में क्या हुआ कि द सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रैक्टेड द आउटडेटेड हिकलिन टेस्ट एंड अडॉप्टेड द कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। Obscenity under 294 must now be judged from the perspective of an ordinary person or reasonable sensibilities, considering the work as a whole and its broader socio-cultural context rather than isolating specific nude or explicit element। ठीक है, तो ये चीज कोर्ट का कहना था। मतलब पहले कोर्ट इसको बहुत स्ट्रिक्टली देखता था कि हाँ, अगर ऐसा मटेरियल है तो ही हम इसको ऑब्सीन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। लेकिन अब लोग, मतलब अब कोर्ट क्या किया, इसको बहुत ब्रॉड कर दिया, वाइड कर दिया कि नहीं, अब एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंग जो ऑब्सीन होगा उसको वी विल कंसिडर। ठीक है, तो वो चीज है, एम्बिट को बढ़ा दिया गया। ये हिकलिन टेस्ट जो था ये आपको फॉरेन कोर्ट से आया था, मतलब यूके के कोर्ट में ये पॉप आउट हुआ था, जो कि इंडिया ने फिर इसको, मतलब इंडियन जुडिशरी ने इसको वहां से अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन करना है इसका?
या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें? 5 ही सेक्शन है नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 16। ठीक है, 5 ही सेक्शन है, 1 2 3 4 5 रिलीजन का है, 5 सेक्शन है, बहुत छोटा है, तो इसको कर लेते हैं। बस 3 चैप्टर और बाकी रह जाएगा। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। ठीक है, सिर्फ 5 सेक्शन है इसके अंदर और ज़्यादा कुछ है नहीं रिलीजन के एस्पेक्ट में। देखने में आपको लगेगा बहुत सिमिलर है, मतलब लगभग सेम लगेगा। आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा सा तेज़ बोलिए। Not able to hear you. You can type in the chat. आप मैसेज कर दीजिए चैट पे। सेक्शन 297 से रिलेटेड पूछना था। हाँ पूछिए, अब आया। अब आ गया? बताइए। हाँ अब आ गया, बताइए। सर उसमें लॉटरी बेसिकली क्या होता है वो जानना था, और वहाँ पे एक लाइन भी था डेफिनेशन में, मतलब 297 सेक्शन में कि लॉटरी नॉट बीइंग अ स्टेट लॉटरी और अ लॉटरी ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट लॉटरी अलग होता है और लॉटरी ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में डिफरेंस और लॉटरी क्या है? लॉटरी मतलब सट्टाबाजी और कुछ नहीं, बेसिक टर्म में आप समझ लीजिए, गैम्बलिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है लॉटरी। लॉटरी क्या है, आप बेसिक टर्म से समझते हैं ना कि मेरा लॉटरी लग गया जैकपॉट, तो हम सट्टा लगाए, हम 500,000 रुपये का कूपन खरीदे, सट्टा लगाए। आप देखते होंगे पेपर में भी बहुत जगह आता है, सुडोकू वगैरह आता है, जिसमें कि अगर आप अच्छे से फिल करके दिए तो आपको ये प्राइज़ मिलेगा, तो वो भी एक तरह से लॉटरी ही है, बट वो न्यूज़पेपर में आता है, उसमें आपको पजल्स वगैरह बना के देना पड़ता है, फिर आपको फ़ोटो खींच के या जैसे भी स्कैन करके उसको मेल करना होता है या कुरियर करना होता है, फिर उसमें वो लोग जो भी आता है उसमें से एक को पिक करते हैं। तो लॉटरी बेसिकली जो होता है वो आपको हो गया सट्टाबाजी। ठीक है, वैसे कोई डेफिनेशंस नहीं है, अगर आप डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना है तो आप लॉटरीज एक्ट करके एक है 1998 का है, 1998 का लॉटरीज रेगुलेशंस एक्ट या लॉटरीज एक्ट करके। ठीक है, तो वहाँ से आपको लॉटरी का एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगा कि लॉटरी किसको कहते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में जो आप बात करिए स्टेट लॉटरी, उसको तो उसको तो प्राइज बोलेंगे ना, जो वाले में आता है। हाँ तो एक तरह से लॉटरी है ना वो, तो लॉटरी है ना वो, एक तरह से सबको थोड़ी प्राइज मिलता है, सब अगर सही बनाएगा तो सबको थोड़ी मिलता है। जहाँ पे भी आप बिना मेहनत के कुछ पा रहे हैं, मतलब अब वैसे एकदम डायरेक्टली इसको मत ले लीजिएगा, बिना मेहनत के गिफ्ट भी मिलता है, बट जहाँ पे आप कुछ वैसा चीज़ आपको जैकपॉट मिल रहा है विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क एनी थिंग, तो वो लॉटरी हो गया। लॉटरी सर बहुत जगह तो अलाउड भी है ना, जैसे वेस्ट बंगाल में, केरला वगैरह में तो लॉटरी टिकट अभी भी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे बिकते रहते हैं। तो चल ही रहा है। लोग देखते हैं आईपीएल, अगर देखते हैं तो उसमें जो भी ड्रीम 11 है या जो भी ये सब चीज़ होता है, क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉटरी कि आप उसमें अपना पैसा लगाइए, ड्रीम बनाइए, अगर आपका अच्छा रहा तो आप जीतिएगा पैसा, तो ये भी एक तरह से गैम्बलिंग ही तो है, बेटिंग ही तो एक तरह से। बस बेटिंग जो है वो इलीगल है, आप बेट नहीं कर सकते हैं किसी पे, गैम्बलिंग भी इलीगली होता है। ठीक है, ये हो गया कि आपका स्टेट ही आपको परमिशन दे रही है कि ठीक है आप खेलिए, उसमें एक कंडीशन ये भी लिखा रहता है कि इसमें फाइनेंशियल चीज़ इन्वॉल्व है जिससे आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट तो चलिए बात का बात है, लॉस भी हो सकता है, तो आप बहुत सोच समझ के खेलिए। अगर आपको लॉस होता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने विल और कंसेंट सेंटर किए थे। ठीक है, तो स्टेट लॉटरी वही हो गया जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के अंडर गवर्नड है। हाँ, जो लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट के अंडर गवर्नड है वो हो गया स्टेट लॉटरी। कोई भी, जैसे ये सब जो हो गया ये तो वही हो गया ना, जो आप ड्रीम 11 पे जो टीम बनाते हैं आईपीएल वगैरह में जो भी ऐड चलते रहता है, ये सब काइंड ऑफ लॉटरी हो गया।
कि आप पैसा दे करके प्लेयर खरीद रहे हैं, अपना एक टीम बना रहे हैं कि आज हमको लगता है ये सेंचुरी मारेगा तो हम इसको रख लेते वो हैं तो अपनी गेम टीम ऑफ में। स्किल भी रहता है ना सर, उसको तो अलाउ कुछ किया game हुआ है गेम ऑफ स्किल बोल के। तो उसी को तो बोल रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉटरी। उसी को तो हम बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा, तो उसके हिसाब से आप टीम बना रहे हैं। तो एक प्योर लॉटरी भी तो होता है सर कि वहां पर मैं जैसे पार्टनर कोई कंपनी होगा ड्रीम 11 जो ऐप बनाया होगा, इससे हो गया ना सर वो लॉटरी। तो स्टेट का तो नहीं उसको बोलेंगे स्टेट लॉटरी। स्टेट नॉट बीइंग ए स्टेट लॉटरी और लॉटरी ऑथराइज्ड बाय स्टेट सेक्शन को पूरा पढ़िए। या तो स्टेट लॉटरी या तो स्टेट उसको परमिशन दिया है कि आप चला सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज है। आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी। दोनों अलग अलग होंगे ना स्टेट लॉटरी। स्टेट लॉटरी वैसा भी होता है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही, स्टेट लॉटरी वो भी होता है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही दे रही है कि आप मतलब वो खुद अपना निकालिए लॉटरी। ठीक है, आदित्य विजन जो है, बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पटना में आप शॉपिंग करते हैं तो एक कूपन देता है ना कि इतना हम शॉपिंग किया, अब ये कूपन लीजिए, उसमें नाम वाम भर करके आधा पार के डाल दीजिए और इसका लकी ड्रॉ होगा और फिर हम पिक करेंगे। तो क्या है, लॉटरी ही है। लॉटरी ही तो है कि अगर वो आपका निकल गया तो आपका किस्मत। दिस इज अ लॉटरी। इसको स्टेट परमिशन दिया है, कर रहा है। सेम चीज स्टेट भी करती है। पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल लेने जाते हैं, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी से 5-6 साल 7 साल पहले ये चीज होता था। पेट्रोल लेने जाते थे भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल में, वहां पे आपको कूपन्स मिलते थे। अगर आप 2000 से ऊपर ले रहे हैं तो आपको 5 कूपन मिलेगा, उसमें आप भर के डाल दीजिए। अगर आप लकी रहे तो आपका कूपन निकलेगा और उसमें आप इतना अमाउंट का पेट्रोल फ्री मिलेगा आपको। क्या है ये, काइंड ऑफ लॉटरी। हम कुछ मेहनत नहीं किए, बस हम जीत गए कुछ, तो ये लॉटरी हुआ। जो ये लीगल भी होता है। हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि इलीगल हो। कल को हमको यहाँ कैसीनो खोलना, हम आराम से खोल सकते हैं। क्यों मना करेगा हमको कोई खोलने से। बस हमको परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट से, हम परमिशन ले लेंगे, गवर्नमेंट विल गिव द परमिशन, आई कैन ओपन इट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग डिफरेंट चीज हो गया, वो दूसरा चीज है, वो इन्वेस्टमेंट है। मतलब वो मार्केट, वो कमर्शियल बिजनेस में आता है बेसिकली ट्रेडिंग। जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं वो इलीगल नहीं होता है, वो प्रॉपर लीगली होता है। उसमें आप यू आर यूजिंग योर एक्सपर्टीज नॉलेज इन द ट्रेडिंग कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। उसके लिए यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन द मार्केट। यू हैव टू नो बेयर, यू हैव टू नो बुल्स, यू हैव टू नो कैश फ्लो, आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग, जनरल ट्रेडिंग, मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो मतलब कॉमर्स का टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, नहीं सर, पैसे उसमें भी डूबते हैं, मुझे लगा कहीं हाँ लौट नहीं नहीं बिल्कुल पाया। बिल्कुल, नहीं, पैसे तो डूबते ही हैं उसमें, कोई उसमें बात नहीं, बट वो लॉटरी नहीं है। आप उसको कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी, शेयर मार्केट, ये सब भी एक शेयर मार्केट क्या है, सट्टा ही बाजार तो है। शेयर मार्केट भी एक तरह से सट्टा ही बाजार है। तो शेयर मार्केट गवर्नमेंट खुद बोलती है तो आप करते हैं, तो ये भी एक तरह से स्टेट लॉटरी कह सकते हैं आप इसको, स्टेट रिकमेंडेड या स्टेट ऑर्गेनाइज्ड लॉटरी। ठीक है, उसमें भी आप पैसा लगाते हैं, या तो पैसा ग्रो करेगा या तो पैसा डूबेगा, दो चीज ही होगा, तो वो भी एक तरह से है, बट एग्जैक्ट लॉटरी के टर्म में नहीं आएगा, बट इट इज काइंड ऑफ अ सट्टाबाजी, वो भी है। ठीक है, सर एनीथिंग गेट बाय लक और चांस लॉटरी बोल सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। वो लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पढ़िएगा ना, उसमें मीनिंग होगा लॉटरी का। ठीक है, उसके में दिया होगा। सारा चीज का एक्ट है सर।
हाँ सबका एक्ट है। उसमें लिखा हुआ है एज ए लॉटरी, ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ लॉटरी एज ए स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस बाय लॉट और चांस। तो या तो किस्मत से या तो चांस से आपको मिल जाए तो आपको वो लॉटरी कहलाएगा। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। 5 ही सेक्शन है, ये तुरंत हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चैप्टर 16 में ये आपको देखने पे लगेगा बहुत सिमिलर, एक जैसा, लेकिन है अलग अलग। ठीक है, पहला है 298, इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विथ इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास। ठीक है, ये बेसिकली दिस मीन्स कि इट इज अ सिवियर ऑफेंस को कह सकते हैं। पनिशमेंट हालांकि इसमें भी कम ही रहता है, बट इट इज सिवियर ऑफेंस विथ रेस्पेक्ट टू डैमेजिंग, डिस्ट्रॉइंग और पॉल्यूटिंग अ रिलीजियस प्लेस लाइक टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी वैसा चीज है जो कि सेक्रेट चीज है, उसको आप या तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइलिंग मीन्स पॉल्यूटिंग। ठीक है, पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और इंटेंशन क्या है आपका पॉल्यूट करने का, कि उस रिलीजन को इंसल्ट करना है हमको, तो इंसल्टिंग दैट रिलीजन इज द इंटेंट। ठीक है, स्पेसिफिक इंटेंशन। एक सेकेंड, तो इसमें 298 का जो क्रक्स है वो ये है कि यू आर डिस्ट्रॉइंग, डैमेजिंग और पॉल्यूटिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजन एंड द इंटेंशन इज टू इंसल्ट दैट रिलीजन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन्स और विद द नॉलेज दैट एनी क्लास और पर्सन, मतलब उस रिलीजन के जो भी लोग हैं उनको नफरत लगेगा कि आप उनके खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत से आप उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, इंसल्ट कर रहे हैं आप उनकी। तो दिस इज 298। जैसे कुछ लोग मान लीजिए मंदिर में जानवर लेके घुस गए, एक बात कह रहे हैं, अगर वहाँ पे अलाउड नहीं है तो गंदगी कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या कचरा फेंक रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और उनके साथ कर रहे हैं जो वहाँ पे पंडित जी हैं या जो भी फादर हैं, चर्च में होते हैं या गुरुद्वारा में जो भी है, वो लोग के अगेंस्ट आप कुछ कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, मतलब उस रिलीजन में वो चीज़ नहीं कहा गया है। तो ये है आपका 298। ठीक है, 299 है
डिलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट। अब यहाँ पे है डिलिबरेट एंड मैलिशियस, मतलब इंटेंशनली यहाँ पे भी आप कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, डिलिबरेटली जानबूझ के कर रहे हैं। इंटेंट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, जैसे आउटरेजिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन था, वैसे ही यहाँ पे आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस बिलीफ और रिलीजन। अब यहाँ पे आप कुछ वैसा चीज पर्पसफुली कर रहे हैं, इंटेंस के साथ कर रहे हैं, या तो आप बोल के कर रहे हैं। पहले सेक्शन में क्या था कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फिजिकली यू आर डूइंग समथिंग, आप तोड़ रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। यहाँ पे यू आर वर्बली डूइंग बेसिकली, ठीक है। हियर यू आर डूइंग इट वर्बली, आइदर बाय वर्ड्स, रिटन टेक्स्ट लिख करके, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस, किसी भी तरह से कर रहे हैं, जिससे कि रिलीजियस फीलिंग इंसल्ट हो रही है, रिलीजन को इंसल्ट हो रहा है, बिलीव्स को इंसल्ट हो रही है, एंड यू आर आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द पीपल। ये है 299 आपको, ठीक है, 299, और ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेक्शन भी कहलाता है, ठीक है, 299, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू, सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम, वो इसी सेक्शन में है। किस चीज को आप मानिएगा? वहां तो चलिए एक्ट आप कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो तो दिख रहा है, बट यहाँ पे हाउ विल यू एस्टैब्लिश इट इन द कोर्ट ऑफ द लॉ कि ये बोला हमको, ये वैसा बोला, ये वैसा साइंस हमको दिखाया, ये वैसा हमको रिप्रेजेंट किया, तो ये चीज है आपको कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। तो इसको एस्टैब्लिश करना बहुत टफ होता है, मैलिशियस एक्ट होता है यहाँ पे, एस्टैब्लिश करना बहुत टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स है, रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो मेन डिफरेंस है 298 और 299 में यही है, दोनों जगह पे रिलीजन का ही चैलेंज हो रहा है। एक सेकंड, सर का ही फोन आ रहा था, उनको हम बोले भी क्लास ले रहे हैं, बट फिर भी वो बार बार फोन कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। खैर चलिए, तो 298 और 299 में यही डिफरेंस है कि 298 जो है वो बात करता है फिजिकल, जहाँ पे आपको दिख रहा है, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, और 299 जहाँ पे आप वर्बली, आइदर स्पोकन और रिटन, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन से आप रिलीजन को मॉडेस्ट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। 298 में जो केस है वो आपको है नायकर केस। A critical Supreme Court judgment defining any object held sacred. The accused publicly broke an idol of Lord Ganesha made of mud. The defense argued the mud idol was not consecrated in a temple. दिलीप जी आप बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं अपने? अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट रखिए। The defense argued the mud idol was not consecrated in a temple and thus not a sacred object. The Supreme Court rejected this, ruling that an object does not need to be officially consecrated or housed in a temple to be protected. If a class of persons genuinely holds the object sacred, its intentional destruction to insult that class squarely attracts the penal provision.
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेक्रेड ऑब्जेक्ट वही होगा जो मंदिर में है, मस्जिद में है या गुरुद्वारे में है। अगर कुछ लोगों का उस चीज़ से बिलीफ जुड़ा हुआ है, उनको लगता है कि नहीं दिस इज़ अ सेक्रेड थिंग, तो वो सेक्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये था कोर्ट का इंटरप्रिटेशन। और सेम विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 299, तो इसमें रामजी लाल मोदी, जिसमें 5 जज बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, the court clarified that this section does not penalize every act of insult or every careless attempt to mock religion. ठीक है, it specifically penalizes only those aggravated forms of insult that are perpetrated with the calculated, deliberate and malicious intent to outrage religious feelings and disrupt public order. ठीक है, तो वैसे ही एक्ट को पनिशेबल माना जाएगा जो कि पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचा रहा है और जो कि रिलीजियस फीलिंग्स को, मैलिशियस इंटेंशन के साथ रिलीजियस फीलिंग को इंसल्ट कर रहा है। सिर्फ ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट देना जिससे कि कुछ हो नहीं रहा है, वो नहीं आएगा इसके अंडर। और इसका MS धोनी केस भी आपको पता ही होगा, बहुत फेमस था। द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द क्रिकेटर ओवर अ मैगजीन कवर डिपिक्टिंग हिम एज अ DT। द कोर्ट रिट्रेटेड द सेम केस रामजी लाल मोदी पेनलाइजेज ओनली डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट, जिसमें कि एक धोनी को जब IPL वगैरह के टाइम पे उसको क्या किया गया था कि एक भगवान की तरह उसको पोर्ट्रे कर दिया गया था एक मैगजीन में, चेन्नई में, साउथ में। ठीक है, तो उसके ऊपर ये केस हुआ था कि क्यों इनको भगवान बनाया गया, ये इंसान है, ये भगवान नहीं है। तो इसमें भी किया गया था कि द अनविटिंग, केयरलेस और सटायरिकल एक्ट्स डिवॉइड ऑफ कैलकुलेटेड मैलिशियस इंटेंट टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर डू नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ये ऑफेंस नहीं था, इससे कोई रिलीजन इंसल्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंस था ये 2 सेक्शन में। अब बात करते हैं डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। 299 तो सर इसमें आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीम्स और अदरवाइज जो है, इसमें फोन पे आजकल मीम जो वायरल होते हैं, उसमें ये एक काम कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। अगर उससे पब्लिक पीस पे ये हो रहा है, या अगर कुछ वैसे लोग हैं जिनका बिलीफ है जो कि इंसल्ट लग रहा है, तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल आएगा। ठीक है, 300 है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। मतलब कि कोई रिलीजियस मतलब कुछ लोग हैं जो कि रिलीजियस काम करने के लिए असेंबल हुए हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इंटेंशनली कॉजिंग और वॉलंटरी कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली लॉफुली एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और सेरेमनीज। बहुत भीड़ है, ऐसे होता है ना, नवरात्रि में लोग निकलते हैं, या गणेश चतुर्थी में भी होता है, दुर्गा पूजा के टाइम पे होता है, लोग पंडाल लगते हैं फिर निकलते हैं, तो वहाँ पे जैसे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाकर के किसी को तंग कर रहे हैं, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी में, रिलीजियस गैदरिंग में, रिलीजियस वर्शिप के समय, वहाँ पे अगर आप मान लीजिए कोई जा रहा है, उसका रोड ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो उस केस में ये चीज़ है। या आप नारा लगा रहे हैं, शाउट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो उसके लिए है 300, क्योंकि आर्टिकल 25-26 कहता है सबको रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है, तो यू कैन नॉट स्टॉप। ठीक है, आप नहीं रोक सकते हैं। 301 है ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस। मतलब कि वैसा जगह जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता हो, जलाया जाता हो। यही 2 तरीका है मोस्टली, तो शमशान घाट हो गया या कब्रिस्तान हो गया। वैसे जगह पे अगर आप किसी को वहाँ पे आप ट्रेसपास कर रहे हैं, इलीगली घुस रहे हैं, इलीगली एंटर कर रहे हैं, illegally entering a cemetery, graveyard or cremation ground with the intent to commit a crime or doing something there to intentionally insult the religion of any person, to wound the feelings of the family of the deceased, ये सारा चीज़ उसमें आएगा। ठीक है, बेसिकली ये सेक्शन उस चीज़ को भी क्रिमिनलाइज करता है जो कि एक ह्यूमन कॉर्प्स, मतलब एक डेड बॉडी के साथ भी जो इंडिजिनियस एक्ट करता है। मतलब अ डेड बॉडी ऑल्सो हैज़ अ डिग्निटी। ठीक है, उसका भी एक डिग्निटी होता है, तो अगर आप उसके डिग्निटी को हार्म पहुंचाइएगा तो वो भी इसके अंडर आता है, ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस। या अगर फ्यूनरल राइट्स किसी का हो रहा है, वहाँ पे अगर आप चले जा रहे हैं तो उस जगह पे भी होता है ये चीज़। ठीक है, अब इसमें लास्ट सेक्शन है
वो है अटरिंग वर्ड्स टू वुंड रिलीजियस फीलिंग्स, ठीक है। जैसे 299 जो था वो आउटरेजिंग द फीलिंग्स था, ठीक है, और वो एंटायर क्लास और ग्रुप का था, मतलब वो पब्लिक स्पेस में होता था। ये सेक्शन जो है ये फोकस करता है डायरेक्टली इंटरपर्सनल रिलेशंस, इंटरपर्सनल एक्शंस, ठीक है। ये क्राइम है, वर्ड्स के थ्रू ही होता है। मेक साउंड्स और जेस्चर्स डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल विद द स्पेसिफिक डिलिबरेट इंटेंशन ऑफ हर्टिंग देयर पर्सनल रिलीजियस फीलिंग। वो पब्लिक स्पेस में हो गया। 299 इज फॉर द पब्लिक स्पेस, पब्लिक एक्ट है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगा। ये पर्सनली अगर आप किसी को इंडिविजुअली बोल रहे हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे होता है, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन इसमें था, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं इसमें। इसका सिनेरियो कर लेते हैं, करना है? यस सर। ठीक है, कर लीजिए। A prominent stand-up comedian, Raj, releases a satirical video online dissecting the mythological texts of a major religion. He quotes historically accurate but controversial verses from ancient scriptures and adds heavy sarcasm, pointing out logical inconsistencies and patriarchal themes. मतलब वही religion के बारे में कुछ बोला। A conservative religious group is highly offended. Offend हो गया, claiming the video has deeply hurt the religious sentiments and files an FIR against Raj under 299, outraging their religious beliefs. Raj argues his video is an exercise of free speech under Article 19(1)(a. बताइए। राज लायबल होगा या नहीं लायबल होगा? 299 हो गया जहाँ पे वर्ड्स, विजिबल साइंस, स्पोकन, रिटन, उससे आप किसी को इंसल्ट कर रहे हैं रिलीजन को। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो भी किया वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट है ना, कंट्रोवर्सी मतलब वहाँ पे दिया हुआ है कि हिस्टोरिकली एक्यूरेट बट कंट्रोवर्शियल बात है, तो ये हिस्ट्री में है तो वो अपने से तो क्रिएट नहीं किया है। स्क्रिप्चर ये सब सर होगा तो नहीं, फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया है। बट ये कैलकुलेटेड है, वो एब्सोल्युटली नहीं है, उसका रिस्ट्रिक्शन 19 का तो नहीं है। सर बट ये वायलेटेड प्रिंसिपल बाय डेलिबरेट एंड मैलिशियस इंटेंट। द इंटेंट टू मैलिशियस पार्टी देखिए बात तो नहीं के साथ वैसे पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है। देखिए, इसमें यही चीज सबसे पहले इसमें निकालना जो होगा वो ये फाइंड करना होगा कि क्या जो राज किया वो मैलिशियस, डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंशन के साथ किया कि नहीं। ये एक सबसे बड़ा इशू है इस फैक्ट में, ये आपको पता करना पड़ेगा। अब चूंकि राज जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है पहले से, ठीक है, तो वो जो भी कॉमेडी में आदमी क्या बोलता है, जो भी बोलता है वो आदमी एज अ मॉकरी, मतलब नॉट इंटेंशन, ये नहीं होता है कि उस चीज को इंसल्ट करना, इंटेंशन होता है लोगों को हंसाना। वहाँ पे इंटेंशन क्या होता है? लोगों को हंसाना। ठीक है, आप लोगों को हंसाने के चक्कर में आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, बट योर इंटेंशन इज टू मेक पीपल लाफ, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप रिलीजन को लेके किसी को हंसाना चाह रहे हैं तो उस केस में जो भी चीज आप बोल रहे हैं, यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल इन दैट, ठीक है, वो आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी राज कहा वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट था, मतलब वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही कहा, ठीक है, लेकिन उसको वो सरकाज़म, सटायर के रूप में कहा, मतलब दूसरे तरीके से, टोन अलग था बोलने का। तो यहाँ पे आप राज को लायबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राज को लायबल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका एक तो इंटेंशन नहीं था डेलिबरेट और मैलिशियस, दूसरा कि वो जो भी चीज़ बोला वो हिस्टोरिकल क्रिटिक था, हिस्ट्री के ऊपर उसने क्रिटिक किया, वो अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं किया, वो पहले जो चीज़ हो चुका है उसके ऊपर ही वो अपना टिप्पणी दिया, ठीक है, क्रिटिक किया।
तो वो चीज़ था। सोशोलॉजिकल क्रिटिक आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल क्रिटिक कह सकते हैं। तो उसके बट ऐसे एक्सेप्शन दिया जाने लगे तो पूरा पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा, हर कोई अपने आप को यही नहीं, तो ये हिस्ट्री है ना, आप हिस्ट्री के ऊपर तो कमेंट कर ही सकते हैं। आप हिस्ट्री के ऊपर क्यों नहीं कमेंट कर सकते हैं? यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन द हिस्ट्री। आप कमेंट कर सकते हैं, आप उस पर बोल सकते हैं, आप उसको काउंटर भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बट आप कुछ अपने से नया चीज़ नहीं बोल सकते, मतलब इवॉल्व नहीं कर सकते। जो चीज़ पहले से हुआ है उस पर तो आप बात कर ही सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उस पर हम बात कर सकते हैं, उस पर हम उसको आर्ग्यू भी कर सकते हैं, उसको डिसेंड भी कर सकते हैं, उसको हम मान भी सकते हैं। आई कैन डू एनीथिंग। अगर उसमें कुछ वैसा हमको गलत दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये गलत है, ठीक है। तो हिस्ट्री के ऊपर यू कैन आर्ग्यू, यू कैन डिस्कस। तो यहाँ पे था कि मॉकरी हिस्टोरिकल क्रिटिक और सरकाजम even if deeply offensive or unpalatable to orthodox group lacks the specific malice। तो यहाँ पे इंटेंट नहीं था ना उसका वो चीज़ करने का, क्योंकि राज जो था वो एक्चुअल टेक्स्ट पे रिलाई किया टू मेक सटायरिकल सोशियोलॉजिकल क्रिटिक। His primary intent was commentary, not the malicious orchestration of communal outrage। ठीक है, उसका इंटेंट मॉकरी करना था, किसी को इंसल्ट करना नहीं था, ठीक है। तो रिलीजन के केस में ये ध्यान रखिएगा, इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए रिलीजन का जो भी सेक्शन लगेगा, क्योंकि देखिए 19(1)A में आपके पास राइट है, तो अगर आपका अच्छा इंटेंशन है तभी आप वो राइट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ बैड इंटेंशन देन दैट राइट इज़ बीन कर्टेल्ड अंडर आर्टिकल 19(2), ठीक है। तो इंटेंशन मैटर्स द मोस्ट विद रेस्पेक्ट टू रिलीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट। विक्रम इज a radical anti-religion activist. He intentionally enters a recognized, legally demarcated minority burial ground while a family is present conducting funeral rites। किसी एक कब्रिस्तान में चला गया जहाँ पे पहले से कुछ चल रहा था। विक्रम begins live streaming from his phone। वो फोन से रिकॉर्ड करने लग गया। He walks up to the fresh grave, kicks dirt onto the ceremonial offerings and loudly shouts at the grieving family, your religion is a parasitic lie and your rituals are pathetic delusions। He does this explicitly to shock the family and gain viral traction on social media। ये छूट गया है, viral traction on social media। अब बताइए, इज विक्रम गिल्टी? और अगर है तो पांचों सेक्शन में से किस सेक्शन के अंडर है? disturbing, sorry sir, 301 disturbing the burial places, 301 trespassing the religious burial places, 301 बस एक ही सेक्शन लगेगा। 300 भी लगेगा, disturbing the religious gathering 300 भी लगेगा, religious और कोई? और कोई? और 299 भी लगेगा सर, deliberate नहीं 302 नहीं 302 uttering word against any religious uttering word against any to offend the religious। 3 सेक्शन लगेगा इसमें। सही है, 3 सेक्शन लगेगा इसमें, 300, 301 और 302। एक तो वो घुसा तो ट्रेसपास किया बरियल प्लेस में, दूसरा वो क्या किया कि वहाँ पे एक रिलीजियस गैदरिंग था जो कि वो लोग फाइनल लास्ट राइट्स कर रहे थे, उसमें वो इंटरफेयर किया तो उसको डिस्टर्ब किया, तो वो दूसरा सेक्शन ये लगा। और तीसरा वो वहाँ पे मॉक भी किया, उसको पर्सनली किया क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा पब्लिक प्लेस नहीं था, वो पर्सनल अटैक था, तो इसलिए 302 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन यहाँ पे लगेगा। चैप्टर 15 का भी कर लेते हैं, तो सिनेरियो था उसमें। चैप्टर 15 का,
डॉक्टर वर्मा ऑपरेट्स अ प्राइवेट वायरोलॉजी लैब, ठीक है, जहाँ पे वायरस वगैरह को ट्रीट किया जाता है. रिसर्चिंग अ हाईली इन्फेक्शियस ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे हैं टीबी वायरस से रिलेटेड. To save money on hazardous waste disposal fees, Dr. Verma orders his staff to dump untreated petri dishes and bio waste directly into a storm drain that follows into a public reservoir used by nearby slum. तो पैसा बचाने के चक्कर में वो क्या किया, जो भी रिसर्च में वेस्ट निकल रहा है, बायो वेस्ट हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया, उसको पास में ही एक रिजर्वायर है, पब्लिक रिजर्वायर है, जो कि स्लम से एडजेसेंट जुड़ा हुआ है और वहाँ के लोग उस रिजर्वायर को यूज भी करते हैं, उसमें फेंकवा दिए वो, ठीक है. He tells his staff it will dilute in the reservoir even if a few people get infected, they are poor and get sick all the time anyway. मतलब उनका कहना था कि वैसे भी वो रिजर्वायर में घुल मिल के खराबी खत्म ही हो जाएगा, अगर कुछ लोग को इन्फेक्शन लगता भी है तो वैसे भी वो लोग गरीब हैं, वो लोग हमेशा बीमार ही पड़ते रहते हैं, तो पड़ने दो बीमार. और an outbreak occurs and 30 people contract the drug resistant TB. बताइए क्या क्या लगेगा इसमें, मतलब he whether he is liable or not. He is liable, sir. For 272 sir. तो लगेगा सर. तो तीनों तरफ से 71 279 में लगेगा सर. फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्कूल में लगेगा 296. 271 नेग्लिजेंट एक्ट, 272 मैग्लिजेंट एक्ट, मैलिग्नेंट एक्ट या 279 फॉलिंग वाटर. फॉलिंग वाटर तो चलिए लगेगा ही, तो गंदा कर ही रहे हैं. 270 अब 271 लगेगा या 272, ये दोनों में क्या लगेगा, नेग्लिजेंट एक्ट लगेगा या मैलिग्नेंट एक्ट लगेगा? एक्ट लगेगा. जानबूझकर दोनों लगेगा सर. नेग्लिजेंट भी है, उसको ध्यान नहीं रखा और उसका मेलाइस खराब है, अगर बीमार हो जाए तो हो जाए. कोई एक ही लगेगा, दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो 271 लगेगा या तो 272 लगेगा. 271 लगेगा. 272 ये मैलिस था थर्ड में सर, तो 272 आएगा. कैसे आप बता सकते हैं कि मैलिस था? सर वो बोल रहा है ना कि बच्चे वैसे भी बीमार रहते हैं कि उसका स्टेटमेंट था ना कि गरीब लोग वैसे भी बीमार रहते हैं. गरीब बीमार पड़ते हैं. करेक्ट. तो 279 तो लगेगा, ये तो क्लियर है. उसके साथ साथ मैलिग्नेंट एक्ट लगेगा, क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट था ना कि अगर कुछ लोग को इन्फेक्शन हो भी जाता है तो मतलब ये चीज उसको पता है कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो स्टिल ही इज थ्रोइंग दैट इनटू द रिजर्वायर. तो इसका मतलब कि वो नेग्लिजेंटली नहीं फेंका, वो इंटेंशनली इसको किया है. सर वायरल में फॉल इनटू पॉइजनस सब्सटेंस. सर वायरल वेस्ट फॉल्स अंडर पॉइजनस सब्सटेंस, क्या उसको पॉइजनस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे इन्फेक्शन हो सकता है. तब तक 286 भी लगना चाहिए सर. नहीं, उसको आप डायरेक्ट पॉइजन में मतलब ट्रीट नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस इट इज अ डेडली वायरस, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. आप डायरेक्ट पॉइजन में उसको नहीं डाल सकते, क्योंकि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको लैब में रिसर्च किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा कि क्या ये एकदम पॉइजन के रूप में था. अगर ये पता चल गया कि हाँ ये पॉइजन के लेवल का था, पॉइजनस था, तब पॉइजनस सेक्शन आ जाएगा. बट जहाँ पे भी लगेगा कि नो इट वाज नॉट सिमिलर टू अ पॉइजन, तो फिर पॉइजन नहीं लगेगा. ठीक है, चलिए लास्ट. A critically acclaimed, award-winning literary novel titled The Awakening is published and openly sold. ठीक है. The novel explores themes of trauma and sexual discovery, containing 2 chapters with highly explicit description of sexual intercourse. A prominent bookstore displays it in their new arrival section. A 16-year-old student buys the book. Her parents find it
are horrified by the explicit chapters and file an FIR under 294। मतलब कि कोई एक नॉवेल है जो कि अवार्ड विनिंग लिटरेरी नॉवेल पे काम किया गया है, जो कि बुक है, बेसिकली एक बुक ही है, आप ये समझ लीजिए, जिसका टाइटल है द अवेकनिंग। उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बताया गया है और उसका फोटोज भी बना हुआ है, ठीक है। तो ऑब्सीन आप कह सकते हैं, दिस फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ ऑब्सीन, ठीक है। ऑब्सीन इमेजेस उसके अंदर है, ऑब्सीन बुक है। अब कोई 16 साल का बच्चा इसको खरीद लिया जा करके शॉप से और उसके पेरेंट्स को दिखा, तो पेरेंट्स ने क्या किया, 294 के अंडर सेक्शन मतलब फाइल कर दिया केस। तो अब आप बताइए कि क्या बुक स्टोर ओनर जो है वो लायबल है या लायबल नहीं है? वो 295 के अंदर लायबल, 294 के अंदर ओपनली ऑब्ससीनिटी को प्रमोट थोड़ी कर रहा है, वो बुक तो बंद रहता है, रखा हुआ शेल्फ में, उसको लेके गया है पढ़ने के लिए, तब ना दुकानदार को क्या पता था। नहीं, 295 के अंदर लायबल होगा सेल ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ ये हो सकता है, सेल के लिए 95 वाला लग जाएगा। यस सर, 295 वाला चार्जेस लगे। $295 लगेगा। बुक कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट में थोड़ी कैटेगराइज होता है। अगर सेक्सुअल कंटेंट है भी तो वो तो जरूरी भी है। अगर बुक को सिर्फ इसलिए कि उसमें कुछ पेजेज ऑब्सीन है, इसके लिए पूरे बुक को अब ऑब्सीन ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा? और जब पब्लिश्ड है, ओपनली सोल्ड है, फिर कोई भी खरीद ही सकता है उसको। ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, अंडर 18 को नहीं खरीद सकते हैं। 3 एक्सेप्शन, दुकानदार कैसे लेबल हो गया? 3 एक्सेप्शन था इसके अंडर, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। 295 के अंडर 3 एक्सेप्शन दिया हुआ था। 294 एक एक्सेप्शन था कि अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो, एक था अगर रिलीजन से रिलेटेड है तो, और एक था इफ द वर्क इज अ वर्क ऑफ साइंस फिक्शन और आर्ट। लिटरेचर, साइंस फिक्शन और आर्ट। तो ये बुक तो लिटरेचर है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज अ लिटरेरी नॉवेल, तो ये एक लिटरेचर वर्क है, ठीक है। तो इसके अंडर वो आ जाएगा, तो वो एक्सेप्शन के अंडर चला जाएगा। तो फिर इस केस में लायबल कोई नहीं होगा, नोबडी विल बी लायबल अंडर दिस। जनरल सेल में तो होगा भी नहीं, वो तो आराम से निकल जाएगा। 295 जो चाइल्ड वाला सेक्शन है उसके अंडर भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये दिस इज अ वर्क, दिस इज अ पीस ऑफ अ लिटरेचर, ठीक है। तो ये ऑब्सीन नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑब्सीन तब आता जब बुक जो है वो प्योरली ग्रेटिटुअस पोर्नोग्राफी के ऊपर होता, बट ये लिटरेचर के ऊपर था, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया फैक्ट्स में, ये नॉवेल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ट्रॉमा एंड सेक्सुअल डिस्कवरी कंटेनिंग 2 चैप्टर्स। तो 2 ही चैप्टर उसमें वैसा था, मतलब कि दैट बुक वाज नॉट अ पोर्नोग्राफिक बुक, वो एक नॉवेल था, लिटरेचर पे काम किया हुआ था। फिर इस हिसाब से अगर आप इसको पनिशेबल मानते हैं, तो इस हिसाब से तो जो 9, 10, 11, 12 की बायोलॉजी की बुक आती है उसको भी आप पनिशेबल मान लीजिए, वहाँ तो सब 18 से अंडर ही पढ़ते हैं उसको। तो वो चीज़ है कि जहाँ पे वर्क ऑफ साइंस फिक्शन आर्ट ये इन्वॉल्व है लिटरेचर, तो उसको नहीं माना जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये 2 तो हो ही गया। अब नहीं, 2 चैप्टर कैसे बाकी है? 2 से ज्यादा है। 17, 18, 19 3 चैप्टर